मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़, बीए पार्ट थर्ड की क्लास में। आज का टॉपिक है भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं, पार्ट सी। पिछली क्लास में हम लोगों ने भारतीय विदेश नीति की गुटनिरपेक्षता की नीति की विशेषताओं को देखा था और हमने ये पाया था कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया, जिसमें शीत युद्ध के काल में और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद जो दो गुट बने, उन गुटों से अलग रहने की नीति को अपनाया गया। हमने देखा कि भारत ने एक स्वतंत्र नीति को अपनाया और इसलिए भारत को उन देशों के मुकाबले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा सम्मान और पहचान मिली जो किसी खास गुट से जुड़े हुए थे। आज हम देखेंगे भारतीय विदेश नीति की दूसरी विशेषता, शांति की विदेश नीति। भारत की जो विदेश नीति है वो शांति की विदेश नीति है और प्रारंभ से ही भारत युद्ध का विरोध करता आया है, क्योंकि भारत की विदेश नीति के निर्माताओं का मानना था कि आर्थिक और राजनीतिक विकास को यदि बढ़ाना है तो हमें विश्व शांति को बढ़ाना पड़ेगा। अगस्त 1954 में के.एम. पणिक्कर ने कहा था कि भारत को इस बात की बड़ी चिंता है कि उसकी प्रगति को और सामान्य रूप से मानव जाति की उन्नति को संकट में डालने वाला कोई युद्ध नहीं होना चाहिए। 1956 में स्वेज नहर संकट के कारण जो भारत की योजनाएं थी आर्थिक स्तर पर, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। 1967 के अरब इजराइल युद्ध के समय भी अर्थव्यवस्था भारत की लड़खड़ा गई थी। इसलिए शांतिवादी नीति की घोषणा करते हुए पंडित नेहरू ने कहा कि हमारी पहली नीति ये होनी चाहिए कि हम ऐसी भीषण आपत्ति को घटित होने से रोकें। दूसरी नीति इससे बचने की होनी चाहिए और तीसरी नीति भी स्थिति को बचाने की होनी चाहिए। यदि छिड़ भी जाए तो हम उसे रोकने में समर्थ हो सके। तो इस तरह से विश्व शांति की नीति का समर्थन भारत ने शुरू से किया और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने के लिए शांति में साधन, द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय वार्ता, समझौते, मध्यस्थता, पंच निर्णय, इन सब को बहुत ज़्यादा महत्व दिया। जैसे स्वतंत्रता के बाद नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर जो भारत और पाकिस्तान के साथ विवाद था, उसमें 1960 में सिंधु जल संधि से उसे हल किया। कच्छ के प्रश्न को लेकर के, जो कच्छ का रण है हमारे गुजरात में भारत के सीमा पर, 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया तो समस्या के शांतिपूर्ण हल के लिए त्रिसदस्यीय ट्रिब्यूनल स्थापित किया। और इस तरह से हम देखें तो 1966 में ताशकंद समझौता करके भारत ने पाकिस्तान को वो क्षेत्र लौटा दिए जो भारत की सुरक्षा के लिए आवश्यक थे। 1971 के युद्ध के बाद भी भारत ने पाकिस्तान के साथ सद्भावनापूर्ण नीति को अपनाया और 1972 में शिमला में द्विपक्षीय वार्ताओं पर बल दिया। 1974 में त्रिपक्षीय समझौते से युद्ध बंदियों को लौटा दिया गया जिन पर अमानुषिक हत्या का मुकदमा चल सकता था। तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति भारत ने अपनाई। 1977 के फरक्का समझौते से पानी की कमी वाले दिनों में भी बांग्लादेश को गंगा का पानी देना स्वीकार किया। इसी तरह से अन्य देशों के साथ हम देखें तो श्रीलंका में भारतीयों के संबंध में 1954, 64 और 1974 में समझौते किए। 1987 में राजीव गांधी जयवर्धने समझौते में भारतीय शांति सेना को श्रीलंका भेजा गया। बांग्लादेश के साथ सीमा संबंधी मतभेदों का पारस्परिक समझौते से हल निकाला गया। इसी तरह से हम देखें तो 1996 में गंगा के पानी के बंटवारे के बारे में बांग्लादेश के साथ ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर हुए और इससे दोनों देशों के बीच जो लगभग 2 दशक से विवाद चल रहा था उसका समाधान हुआ। तो भारत ने अपनी विदेश नीति में न केवल आपसी या पड़ोसी देशों के साथ में शांतिपूर्ण साधनों का उपयोग किया, बल्कि विश्व शांति के लिए भी निशस्त्रीकरण को आवश्यक माना। इसके लिए 1963 में आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किए, परंतु 1968 की परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर इसलिए नहीं किए कि महाशक्तियां इस संधि से विश्व परमाणु शक्ति पर एकाधिकार स्थापित करना चाहती थी। 1974 में भारत ने अणुशक्ति का परीक्षण किया, परंतु ये अणुशक्ति का परीक्षण शांतिमय कार्यों के लिए किया गया। 25 जनवरी 1996 को निशस्त्रीकरण के संदर्भ में CTBT जो संधि होनी थी उसके बारे में भारत ने कहा, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि को
सार्थक बनाने के लिए जरूरी है कि विश्वव्यापी निशस्त्रीकरण को इसमें जोड़ा जाए। ये जो संधि है इसमें नाभिकीय हथियारों के निरंतर विकास और परीक्षण के उद्देश्य से विस्फोट अथवा गैर विस्फोटक गतिविधियां नहीं की जानी चाहिए। इस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण है उसको भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया। तीसरी विशेषता है मैत्री और सहअस्तित्व की नीति। भारत ने विश्व में परस्पर विरोधी विचारधाराओं में सहअस्तित्व की भावना को महत्व दिया, क्योंकि भारत का मानना है कि अगर आणविक शस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग हुआ तो समूची दुनिया का विनाश हो जाएगा। भारत ने मैत्री संधियां की, व्यापारिक समझौते किए। भारत नेपाल संधि है, भारत इराक मैत्री संधि है, भारत जापान शांति संधि है, भारत मिस्र शांति संधि है, भारत सोवियत संघ मैत्री संधि है, भारत बांग्लादेश मैत्री संधि है। तो इस तरह से अलगाव के लिए कोई स्थान नहीं रखा, भारत ने सहयोग का स्थान रखा और ये स्पष्ट किया कि वो मैत्री और सहअस्तित्व की नीति से विश्व राजनीति में काम करना चाहता है। चौथी विशेषता है विरोधी जो गुट थे उनके बीच सेतु बनाने का काम किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्यवादी गुट और अमेरिकी गुट, दोनों गुटों के बीच जो शीत युद्ध चल रहा था, उस शीत युद्ध के बीच एक संतुलन, एक सेतु बनाने का कार्य भारत ने किया। और भारत की जो शक्ति थी उस समय काफ़ी कमज़ोर थी, स्वतंत्रता के समय आर्थिक रूप से भी और सैनिक रूप से भी, लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने अपनी स्वतंत्र नीति को अपनाया और विभिन्न मुद्दों पर अपने स्वतंत्र विचारों को प्रकट किया। अगली बात आती है साधनों की पवित्रता। भारत ने कभी भी अवसरवादी या नैतिक नीति को नहीं अपनाया, साधनों की पवित्रता में विश्वास किया। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान शांतिपूर्ण उपायों से किया जाए, इस बात का लगातार प्रयत्न किया, क्योंकि भारतीय संविधान में भी ये कहा गया है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि संबंधों का आदर बढ़ाने का, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। इसी के तहत विभिन्न प्रकार के कार्य किए गए। इसके बाद आता है पंचशील पर जोर देने वाली नीति। पंचशील के 5 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया जो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को स्पष्ट करता है। ये आचरण के 5 नियम हैं। एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के पारस्परिक सम्मान की भावना का आदर किया जाएगा, अनाक्रमण नहीं को अपनाया जाएगा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, समानता और पारस्परिक लाभ को ध्यान में रखेंगे और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व से रहेंगे। तो ये समझौता किया गया भारत और चीन के बीच तिब्बत के संबंध में 29 अप्रैल 1954 को, और इस विश्वास को दोहराया गया शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति को। इस सिद्धांत को बांडुंग सम्मेलन में मान्यता भी दे दी गई 1955 में जो हुआ था, और संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इसे स्वीकार किया गया। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई 1962 में, चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया और पंचशील से एक तरह से मोह भंग हुआ और ऐसा लगा कि ये शायद भारत की कूटनीतिक भूल थी। अगला आता है साम्राज्यवाद और प्रजातीय विभेद का विरोध। जहाँ भी कहीं साम्राज्यवाद रहा विश्व में, उसका भारत ने विरोध किया, चाहे वो इंडोनेशिया का था, इंडोनेशिया पर हॉलैंड का था, चाहे इंग्लैंड और फ्रांस ने मिलकर मिस्र पर आक्रमण किया स्वेज नहर को अपने कब्जे में लेने के लिए। भारत ने लीबिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, मलाया, अल्जीरिया इन देशों के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया। हिंद चीन, जिसमें वियतनाम, कंबोडिया और लाओस आते हैं, वहाँ अमेरिकी हस्तक्षेप का विरोध किया। भारतीय जो नेतृत्व था वो हमेशा सैनिक गुटों नाटो, सीटो, वारसा का विरोधी रहा। दक्षिण अफ्रीका और रोडेशिया में जो प्रजातीय भेद था उसका भारत ने पूरी तरह से विरोध किया, बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाने में मदद की। अगली आती है संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करने वाली नीति। भारत की ये खासियत है कि वो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करने वाला एक संस्थापक सदस्य है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का कभी उल्लंघन नहीं किया। सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य लगातार रहा है भारत। आर्थिक और सामाजिक परिषद में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थिति रही।
जून 2010 में मानवाधिकार परिषद के सदस्य के रूप में लगातार दूसरा कार्यकाल पूरा किया। यूनेस्को के सर्वोच्च पद पर डॉक्टर राधाकृष्णन रह चुके हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायालय रह चुके हैं। श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित महासभा का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। सुरक्षा दल के लिए भारत अपनी सेना भी भेजता है विश्व भर में, और भारतीय सेनाएं इसीलिए युगोस्लाविया, सोमालिया, कंबोडिया, लाइबेरिया, अंगोला, मोजाम्बिक आदि में शांति स्थापना की कार्यवाही के लिए भेजी गईं और उसके बाद वापस लौट आईं। तो इस तरह से भारत ने हमेशा सहयोग किया है और इस बात का आह्वान किया है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से विश्व शांति को बढ़ाने में सहयोग करना है। संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 21वीं सदी में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका पर 6 से 8 सितंबर 2000 को जो सम्मेलन हुआ था उसमें आतंकवाद के विरुद्ध संयुक्त कार्यवाही करने, संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना में सुधार, निर्धनता निवारण के लिए नई वैश्विक पहल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आह्वान किया था। तो इस पर उन्होंने अपना भाषण दिया था और स्थायी सदस्यता के लिए अपना पक्ष भी प्रस्तुत किया था। कई महत्वपूर्ण बातें हुई। भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच भागीदारी के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र निधि की शुरुआत की गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2014 को शुरू किया गया। वर्तमान में भी WHO में भारत के स्वास्थ्य मंत्री शामिल किए गए हैं। भारतीय विदेश नीति का इसी तरह से विकास हुआ और भारत के द्वारा जो विदेश नीति की प्रारंभिक स्थितियां थीं उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए भारत ने अपनी विदेश नीति में समृद्ध राष्ट्रों के साथ संबंधों को बढ़ाया, अमेरिका के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया और जो रूस 1991 से सोवियत संघ के पतन के बाद के पतन के बाद में जो रूस सामने आता है उसके साथ भी भारत ने बहुत अच्छे संबंध बनाए और इसी तरह से पुतिन ने, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भारत के साथ एक संधि की। सर्जिकल स्ट्राइक किया भारत ने अपने पड़ोसी देश की आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस के साथ समझौते करके रक्षा आवश्यकता को सुदृढ़ किया है। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का सदस्य भारत बना है, MTCR का, और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता के लिए पुरजोर प्रयत्न किया है उसने। हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने G20, ब्रिक्स, आसियान, सार्क, शंघाई सहयोग सम्मेलन, यूरोपीय संघ आदि के मंच पर सक्रिय और प्रभावी भूमिका निभाई है। लेकिन इसके बावजूद भी हम इसका मूल्यांकन करेंगे। भारतीय विदेश नीति के बारे में कुछ तर्क दिए जाते हैं। पहली बात कही जाती है कि राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा में असफल रहा है, क्योंकि हमें कई बार बड़े युद्धों का सामना करना पड़ा। अपनी शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति के बावजूद, मैत्री संबंधों के बावजूद चीन ने भारत पर आक्रमण किया, पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया और भारत की काफ़ी बड़ी भूमि को इन दोनों ने, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उन्होंने आज तक दबा रखा है। दूसरी बात आती है इसमें कि बहुत से लोग कहते हैं गुटनिरपेक्षता एक दिखावा है, क्योंकि भारत कभी पश्चिमी देशों की तरफ झुक जाता है, कभी साम्यवादी देशों की तरफ झुक जाता है। तो ऐसी स्थिति में भारत को एक स्वतंत्र नीति अपनानी चाहिए और इस तरह से नीति अपनानी चाहिए कि भारत की जो गुटनिरपेक्षता की नीति है उसमें कम से कम, जैसे हम देखते हैं कि प्रारंभिक काल में अमेरिका की तरफ झुकाव था, बाद में सोवियत संघ की तरफ झुकाव हो गया, वर्तमान में हम देखते हैं कि अमेरिका की तरफ ज़्यादा झुकाव है। तो ऐसी नीति होनी चाहिए कि वो दिखावा ना हो, वास्तविक हो। देतांत की विश्व राजनीति की भी आलोचना, बहुत लोग कहते हैं कि अब ये ख़त्म हो चुका है, शीत युद्ध खत्म हो गया, देतांत विश्व राजनीति का हिस्सा है। गुट ही नहीं है तो गुट निरपेक्षता का क्या महत्व है। भारत सोवियत संघ संधि
भारतीय विदेश नीति की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। गुटनिरपेक्षता से बहुत से लोग कहते हैं कि इसका अंत हो गया। मित्र और शत्रु को परखने में भारतीय विदेश नीति असफल रही है। इजराइल ने प्रत्येक स्तर पर हमारा समर्थन किया, फिर भी पश्चिमी एशिया में हमारी नीति जो रही वो इजराइल विरोधी रही काफ़ी लंबे समय तक। चीन के साथ हमने अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन चीन ने अभी भी डोकलाम और गलवान घाटी में अपने सैनिक भेजे हुए हैं। विदेशी आक्रमणों का शिकार भारत लगातार रहा है, जिसमें 1962 में चीन ने किया और अभी हाल ही में हम देखते हैं कि गलवान घाटी में अपने सैनिक भेजे, सैनिक झड़पें हुई। डोकलाम मुद्दा लगातार चल रहा है। अरुणाचल प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से को चीन अपने नक्शे में दिखाता है। 1948, 1965 और 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण करने का साहस किया, घुसपैठिए भेजे 1999 में, और भारत में अभी भी काफ़ी पुलवामा में आतंकवादी गतिविधियां करवाईं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा विदेशी आक्रमण का भारत शिकार हुआ है। भारत में जो प्रवासी भारतीय हैं उनकी उपेक्षा हुई है और काफ़ी निर्ममता का सामना भारतीयों को करना पड़ा है। सांस्कृतिक उदासीनता का शिकार हुए हैं अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देश, और यहाँ पर जो यात्राएं हमारे देश के नेताओं ने की उसमें काफ़ी हद तक अमेरिकी देशों को महत्व दिया गया, अमेरिका की नीति को महत्व दिया गया। क्यूबा को बहुत ज़्यादा भारत ने जैसे महत्व नहीं दिया, और नीति निर्माण की भारत में हम देखें तो दोषपूर्ण प्रक्रिया रही। हमारे यहाँ यूरोप, अफ्रीका और ईरान में जो घटनाएं हैं वो होती रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारत में उतना ज़्यादा उसके बारे में संवेदनशीलता देखने को नहीं मिलती। बहुत कम सूचनाएं भारत तक आती हैं क्योंकि सूचना तंत्र बहुत ज़्यादा हमारा सक्रिय नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की बैठक में ईरान के विरुद्ध मतदान भारत ने किया और अमेरिकी दबाव के आगे घुटने टेके। हमारे पास जो सूचनाएं आती हैं वो ज़्यादातर अमेरिका या ब्रिटेन या इंग्लैंड के माध्यम से आती हैं। तो ये सब कुछ कमियां भारतीय विदेश नीति की गिनाई जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सी उपलब्धियां भी भारतीय विदेश नीति की हैं। भारत ने दोनों शक्तिशाली गुटों से सामंजस्य बना के रखा और दोनों गुटों से आर्थिक और सैनिक सहायताएं प्राप्त की। भारत की जो नीति है वो विश्व शांति के हित में है। भारत लगातार स्थायी सदस्यता के लिए अपना दावा प्रस्तुत करता रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, और इसमें चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस से समर्थन मिलने की संभावना लगातार बढ़ रही है, क्योंकि अभी भी राष्ट्रपति पुतिन ने रूस की तरफ से ये कहा है कि वो भारत को सुरक्षा परिषद की जो स्थायी सदस्यता है उसके लिए अपना समर्थन देंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार में पहली बार पाकिस्तान के विरोध में भारत ने स्कोर किया। ईरान और चीन जैसे देशों ने भारत का समर्थन किया और पाकिस्तान को अपना प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना ने जो घुसपैठिए भेजे थे उस पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और G8 के बहुत से देशों ने भारत का समर्थन किया और पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया। परमाणु विस्फोट करके भारत ने अपनी संप्रभुता का इजहार किया और एक तरह से अमेरिका की अनदेखी की, और भारत ने अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर भारत की सुरक्षा को एक नया स्वरूप प्रदान किया और अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाला भारत विश्व का छठा देश बन गया। तो इस तरह से भारत की जो विदेश नीति है वो अपने आप में बदलाव के मार्ग पर है। धीरे धीरे जो नीतियां हैं उनमें समय के अनुसार बदलाव हुआ है। हालांकि ग्वादर में चीनी सेना की उपस्थिति भारत के लिए चिंता का विषय है। पाकिस्तान के साथ चीन के लिए भी हिंद महासागर का रास्ता इससे खुल जाता है, और श्रीलंका, नेपाल से म्यांमार तक चीन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर के भारत अब नई तरह की नीति को बढ़ा रहा है। हालांकि जो मूल नीति है भारत की वो आज भी
वही है और भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आज की क्लास के लिए इतना ही।